नमस्कार, मैं हूं इरफान और इस वक्त मैं हूं कोलकाता में, जहां मेरी मुलाकात होगी ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यतीश कुमार से, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस कंपनी का कायाकल्प कर दिया है। बीते 5 वर्षों में कंपनी के साथ उनके क्या प्रयोग रहे, उनसे ही पूछते हैं। यतीश जी, ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड का अपना करीब 110 साल पुराना इतिहास है। आज आप इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा भी हैं। पहले तो ये बताइए कि ब्रेथवेट ने आपको क्या दिया? मेरे अब तक के 25 साल के करियर में ये 5 साल बहुमूल्य, अनमोल, यादगार, भावुक कर देने वाले पल, प्रेरणादायक पल, ये सब ब्रेथवेट ने मुझे दिया है। तो मैं सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले अपने परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। और ये दोबारा नहीं हो सकता। जो भी 5 साल में हुआ है, मुझे पता है कि ये जर्नी अब मेरे साथ है, मेरे लहू में कहिए, मतलब रूह में कहिए, जिसमें कहिए, वो चीज़ एक जीवन की तरह मैंने जी लिया 5 साल। और अब मैं उसको अगर उस तरह से देखूं कि मैंने कहाँ से शुरू किया और मैं कहाँ पे हूँ, तो हम उस पर एक अलग तरह की बातचीत रख सकते हैं। शुरुआत में अगर कहना चाहूँ तो मैं फॉर्चुनेट था कि मैं यहाँ आने से पहले इसके क्वालिटी एश्योरेंस का इंचार्ज था रेलवेज की तरफ से। और इस बात के 2 पहलू हैं कि आप कंपनी को बहुत बेहतर तरीके से नब्ज दर नब्ज समझते हैं कि कमजोरियां क्या हैं, और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि आप ये भी समझते हैं कि इसके प्लस पॉइंट क्या है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। वीकनेसेस बहुत हो सकते हैं, बट अगर आप स्ट्रेंथ के उस तार को समझ गए तो आप ये इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं कि हाँ, मैं कुछ यहाँ कर सकता हूँ। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब ये नोटिफिकेशन निकला था, तब मेरा जो पिछली पोस्टिंग का जो पीरियड था वो खत्म होने वाली स्थिति में था। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ एक इल्हाम जिसको कहते हैं, ईश्वर का एक संदेश कह लें, तो वो इल्हाम मुझे हुआ कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। और उसी समय नोटिफिकेशन निकला जब मैंने ऐसा सोचा था शायद। तो फिर मैंने अप्लाई किया और मुझे भारत सरकार ने इस काबिल समझा कि हम कुछ काम कर पाए यहाँ। हाँ। अब हमें ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के उतार चढ़ावों के बारे में बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है इरफान सर आपका कि अगर हम इसको बहुत शुरुआत में ले जाते हैं तो इसका स्वरूप कुछ अलग था। जब हम भारतवर्ष में स्टील नहीं बना पा रहे थे उस क्वालिटी का जो कि एक स्ट्रक्चर को प्रदान करे, मजबूती प्रदान करे, वैसा स्टील हमारे यहाँ नहीं बन रहा था। ये 1884 की बातचीत है। 1884 में जब अंग्रेजों ने सोचा यहाँ पे कि हम ट्रैक डालें कंट्री के अंदर, तो उनके साथ जो समस्या आ रही थी वो थी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में नदियों की। जो आप जानते हैं, भारत का जो पूरा समीकरण है भूगोलीय, उसमें नदियों का बहुत अहम रोल है, और नदियों को बिना पार किए आप रेल लाइन बिछाने की बात नहीं कर सकते। तो रेल लाइन नदी पे बिना पुल के नहीं बिछ सकती। तो उस समय अंग्रेजों ने सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिसमें जो कि काबिल हो ब्रिज बनाने और ट्रैक बिछाने का उसके ऊपर। तो उस अवधारणा को लेकर के इस कंपनी को 1884 में ब्रेथवेट एंड किर्क कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी की तरह ये आई, और ये इंपोर्ट स्टील करके साइट पे हम लोग काम करते थे। चेन्नई से शुरू हुआ काम, फिर बॉम्बे में साइट ऑफिस खुला, और ऐसा करते करते जो भी महत्वपूर्ण ब्रिज आपको उस समय के दिखेंगे, चाहे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या इंडिया में, यमुना ब्रिज कह लें, हावड़ा ब्रिज कह लें, जो भी ब्रिज आपको दिख रहा है मेजर, उस सब में ब्रेथवेट का अहम रोल रहा है। और मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा है उसका, बिजनेस का जो मोटो रहा है, वो यही रहा है कि हम ब्रिज प्रदान करें देश में, पूरे देश में। तो इस तरीके से ये यात्रा की शुरुआत हुई। ब्रेथवेट एंड किर्क लगभग 22 साल तक चला, और 22 साल चलने के बाद फिर ये हुआ कि इसका विस्तार किया जाए, और ये 1913 के आसपास ये बंगाल में फिर हम लोग पदार्पण किए। फिर बंगाल में एक साइट ऑफिस शुरू हुआ, फिर
उस 1930 तक आते आते वो एक जहां हम बैठे हुए हैं वो उस कंपनी में कन्वर्ट हो गया और वो रजिस्टर्ड हो गया बंगाल जो चार्टर हमारा है बिजनेस का, वहाँ हम एक रजिस्टर्ड कंपनी ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड की तरह से हम आए। और 13 से 30 तक समझ लीजिए कि हम ये काम करते रहे और तब तक हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हैं, साइट का, फैब्रिकेशन का, ब्रिज का, गर्डर का, क्रेन का, मटेरियल हैंडलिंग का। अभी तक हम रेलवे की तरफ वैगन डब्बा इस सब में उतना नहीं बढ़ रहे हैं। और इसी के बीच यहाँ पे अवधारणा हुई कि हावड़ा ब्रिज बनाना है और हावड़ा ब्रिज बनाने के लिए उस समय 3 महत्वपूर्ण जो प्रतिद्वंदी कह लीजिए उन्होंने कोलैबोरेट किया आपस में, ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप, तो वो बीबीजे बना। वो एक खास पर्पस के लिए बना कि मेजर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी उसमें हम कुछ जल्दी करना था। तो देखिए बहुत ये मैनेजमेंट के गुण सीखने वाली चीजें हैं कि हम जब अपने प्रतिद्वंदी से लड़े नहीं और हाथ मिला करके देश के लिए काम करें, ये उस समय का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तभी ये हावड़ा ब्रिज और बाकी ब्रिजें समय के अनुसार खड़ी इतनी बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिखती है। तो फिर यात्रा फिर फैब्रिकेशन के अलग अलग स्टेज में चली गई, फिर वैगन में आई, फिर वैगन के एक्सपोर्ट में चली गई। ऐसा करते करते अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए और लगभग 3 बार कंपनी को बंद भी करना पड़ा। जब ये नेशनलाइजेशन आपको पता होगा 71 में ये मतलब मतलब समझिए कि विस्फोट की तरह का एक डिसीजन था। उस समय के प्रधानमंत्री का ये डिसीजन था कि नहीं, हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो बिखर रहे हैं और देश के हित में हैं उनको हम नेशनलाइज करके ओन करें, उसको प्रोटेक्ट करें। तो उस दृष्टि से 71 में शुरुआत हुई इसकी और 76 में जाकर के नेशनलाइज हुआ। और उसमें यहाँ के जो यूनियन हैं, जो लोकल गार्जियंस हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने एक बहुत सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन दिया। और उसके कारण ये बात मुझे लगता है संभवतः जितनी मेरी बातचीत हुई यहाँ के लोगों से कि ये इंदिरा गांधी उस समय थी प्रधानमंत्री, उनके तक बात पहुंची और फिर ये नेशनलाइजेशन आगे बढ़ा। फिर नेशनलाइजेशन के बाद का भी तो देखिएगा। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। नेशनलाइजेशन के बाद भी लगभग 2 बार या कहें 3 बार लगभग ये बंद की स्थिति में BIFR में जिसको बोलते हैं कि इसको भेजा गया, फिर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इस गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद भी ये बहुत अच्छा नहीं चली। और सब गवर्नमेंट ने उस समय फिर जो है लगभग 33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया। ये फिर 2010 में आते आते इसको लगभग बेचने की बारी आ गई। और ये अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, और भी थे इसके साथ, बर्न और जेसप जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सबको 7 समूह थे छोटे छोटे उस समय, जो BBUNL के अंदर सारे PSU जाते थे। ये उस समय ऐसा आ गया कि अब ये सब नहीं चलने वाला है और इसका जो स्ट्रक्चर है अगर हम नहीं बदलेंगे तो सरकार के जो भी डिसीजन थे उन्होंने उस समय डिसीजन लगभग ले लिया था। लेकिन यहाँ पे भी होता है कि भाई जो एक डेस्टिनी एक चीज होती है, और मुझे लगता है इस कंपनी की डेस्टिनी कुछ और है, जो ये बार बार डूब के एक उपलावन का जो शक्ति है इसकी, वो बार बार ये इसको तैरने में मजबूर करती है। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में माननीय अभी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे ममता जी, वो रेल मंत्री रही उस समय, और उन्होंने और उनकी टीम ने, या उस समय हमारे जो चेयरमैन होंगे, सब लोगों ने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री से हम इसको ओन करें, क्योंकि इसका जो नेचर ऑफ वर्क है ब्रिज, गर्डर और वैगन्स का, वो रेलवे को मैच खाता है पूरी तरह से। और फिर ये 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास आ गई, और यहाँ के बाद बहुत फिर अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास आई, अच्छा एक साल आया जिस साल हम लोगों का टर्नओवर 315 करोड़ पहुंच गया। और 315 करोड़ पहुंचने के बाद, जबकि उसके पहले 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ ऐसा ही टर्नओवर रहा करता था। लेकिन उस समय मार्केट ओपन हुआ, रेलवे के अंदर का मार्केट जो वैगन प्रोक्योरमेंट का, वो ओपन हुआ, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां प्रतिद्वंदी, मैं अच्छा कहूंगा क्योंकि उन्होंने रेट को डाउन किया लगभग 4.5 लाख पर वैगन, और उस चक्कर में हमें 44 करोड़ का नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि उस समय का प्रारूप इस तरह से था कि सरकार हमको काम नॉमिनेट कर देती थी सीधा सीधा। आज की तरह नहीं था कि आज हमको कंपीट करके काम लेना पड़ता। उस समय था कि हमें नॉमिनेशन पे काम मिलता था, और रेट जो है वो टेंडर के बाद फाइनलाइज होता था। तो 13-14 की बात है कि हम लोगों को बड़ा ऑर्डर मिला, काफी बड़ा ऑर्डर मिला वैगन का,
और उसका रेट, लेकिन जब हम काम शुरू कर चुके थे, आधे रास्ते थे, उस आधे रास्ते में जब टेंडर फाइनलाइज हुआ तो लगभग 4.5 लाख पर वैगन रिड्यूस्ड प्राइस पे हुआ। तो मेरी कॉस्टिंग और उनकी कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस आ गया। उस समय हमारा ओवरहेड भी 33% था। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि 44 करोड़ का ब्लो, जो अभी तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 20-21 करोड़ का, वो 44 करोड़ के ब्लो में उड़ गया और हम एक्यूमुलेटेड लॉस में आ गए 22 करोड़ के सीधे। और उसके बाद हम फिर संभल नहीं पाए। फिर यहाँ की मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए वो ये भूल गए, बहुत बेसिक कैलकुलेशन हमारी टीम से हुआ कि हम ओवरहेड और सेल के रेशियो को ही भूल गए। और हमारे पास चूंकि पैसा नहीं था तो हम अपने वेंडर्स की तरफ मुंह देखने लगे, फिर वेंडर्स उनको चलाने लगे हमारी कंपनियों को, फिर हम स्टील से लेकर हर चीज उनके थ्रू प्रोक्योर करने लगे। पैसा नहीं होने के कारण आप एक अलग जो प्रेडाइज हो जाते हैं, आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो वही हुआ कि एक तरफ से आप जो भी काम करेंगे वो नुकसान में करेंगे, क्योंकि आपका ओवरहेड 33% है और आपका प्रॉफिट जो है वो 4% है या 5% है। तो आप जो भी करेंगे वो नुकसान में करेंगे। ये एक डेट ट्रैप था उस समय के ऑर्गेनाइजेशन, उस समय मैनेजमेंट के आगे। और इसी डेट ट्रैप में मेरी बुलाहट इस ऑर्गेनाइजेशन में हुई। ये 2018 का वक्त है और मई 2018 में मैं यहाँ पे आया हूँ 28 मई को। और 28 मई को जो टर्नओवर मुझे याद है अप्रैल और मई का था 6 करोड़ और 10 करोड़ का था। तो 6 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर कहने का मतलब है आप जो 40% के आसपास आपका ओवरहेड है और 7-8% भी प्रॉफिट नहीं है। तो वहां मैं मतलब लाया गया या सरकार ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा कर सकूं। अच्छा, अपनी मैनेजमेंट सूझ और काम के तरीके में आपने ऐसा क्या किया कि लगभग घाटे में चल रही एक कंपनी में नए प्राण फूंक दिए, और वो भी सिर्फ 5 साल में? मैं इस हिस्से की शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरु कवि नरेश सक्सेना को याद करूंगा। नरेश सक्सेना सर से जब भी मेरी इस कंपनी के बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने तो यही कहा कि आप एक शायद कवि हैं और कवि हृदय का मैनेजमेंट का तरीका थोड़ा अलग होता है, और जो भी हुआ शायद कवि होने के कारण भी इसका एक अहम रोल हुआ होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जब सरकार ने मुझे इस काबिल समझा कि हम अपने परिवार के साथ कुछ काम कर सके बेहतर, तो मैं इसको देखता हूँ कि एक पका गला हुआ आम है और उस गले आम से सड़ान आ रही है। आप उस आम के साथ क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? तो बहुत लोग इसको अलग तरीके से सोच सकते हैं, जैसे पिछली सरकार ने सोचा कि हम इसको बेच सकते हैं तो गुठली के दाम निकल जाएंगे। वो बहुत फेमस मुहावरा है। पर मैंने जब यहाँ अपने लोगों से बात किया, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि मेरे पास एक बैकग्राउंड था इस ऑर्गेनाइजेशन का और मुझे पता था कि इसकी मजबूती क्या है। इसको एक मैं इस जीविका की तरह देखूं कि अगर मैं उस आम की गुठली को मिट्टी में दबा देता हूँ और थोड़ा सा खाद पानी देता हूँ तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। इस आशा के साथ मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। जो बात आप कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट करता रहा है, शायद मेरे मैनेजमेंट ने, हमारे मैनेजमेंट ने बिल्कुल अपोजिट किया। ऐसा बिल्कुल अपोजिट किया, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं था, भरोसा था। और जो स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा था कि मुझे पता था कि यहाँ के लोग जो यहाँ से छोड़ के गए हुए हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे BHEL चला रहे हों या BML चला रहे हों, आपको पता होगा कि वो सारे बड़े PSUs में बहुत मेजर रोल हमारे लोग, जो पिछले 2-3 स्कीम में रिटायरमेंट वाली स्कीम आई थी उससे निकल के छटक गए थे। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास कंट्री के पास इस समय स्किल की कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 2018 का समय की बात कर रहा हूं मैं, और बेटर है कि हम स्किल को वापस लाएं। तो मैं जो पहला काम हुआ वो ये हुआ कि इसको फिर मैं कवि के दृष्टिकोण से बताता हूं कि ईश्वर और माँ, दो लोगों को आप मेरी नज़र में या आपकी नज़र में भी, दो लोग सबसे ऊपर स्थान रखते हैं।
तो मैंने सोचा कि इसकी जो कुंजी है इस प्रॉब्लम की, समस्या की, माँ के दृष्टिकोण से देखा जाए इसको। तो माँ के दृष्टिकोण से देखने का मतलब होता है कि आप पहले 9 महीने सेते हैं बच्चों को। आप माँ जब बच्चे को सेती है तो वो स्पर्श, वो स्पंदन, वो पैर मारना, वो सारे सिम्टम्स, उसको बीमारी है कि नहीं है, वो सब उसको महसूस होता है। तो मैंने इस कंपनी को उस तरीके से ओन किया पहले तो अपने गर्भ में। उसके बाद चीजें फिर ज्यादा सोचने की नहीं होती हैं। जब आप किसी चीज को अपने गर्भ में ऑन कर लेते हैं तो फिर वो सॉल्यूशन आता है। तो मैंने आकर के अपने बच्चों से बातें किया, जो मेरे परिवार के बच्चे, मैं बच्चा ही समझता हूँ इसको, बड़ी उम्र में मैं छोटा हूँ लेकिन वो मैं उनको सीधा ट्रीट करता हूँ। मैंने आकर के हर एक एम्प्लॉय से बात किया, सबको ओपन फोरम दिया, उनको प्रेजेंटेशन दिया कि हम कहाँ हैं, और बेहतर है कि कम्युनिकेशन लेवल एक हो, जो कि नॉर्मल बाकी ऑर्गेनाइजेशन की समस्या रही है कि कम्युनिकेशन का गैप रहता है। हमेशा हम टॉप मैनेजमेंट होकर प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं कि पैसा नहीं है, तनख्वाह कैसे देंगे, बैंक इंटरेस्ट से ओन्ड तनख्वाह मिल रहा है, मतलब तनख्वाह देने के लिए जो पैसा आ रहा है वो भी हम उधार ले रहे हैं बैंक से, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ाया जा रहा है। तो मैंने सोचा इससे क्या होता है कि फिर वेंडर का बिल आप जमा नहीं करते हो, आप वेंडर भी भाग जाता है आपसे। वो सारी सिचुएशन थी मेरे सामने, और मुझे याद है कि 115 करोड़ से 130 करोड़ के बीच हमारा टर्नओवर फ्लक्चुएट कर रहा था, और मेरा उधारी जो है वो 40 करोड़ एक्सपोजर के अगेंस्ट में 37 करोड़ बैंक का हो गया था, और लगभग 35 करोड़ वेंडर्स का था। तो समझिए कि आप 125 करोड़ का काम कर रहे हैं सर, और आप 70 करोड़ का उधार लेकर बैठे हैं, तो करिएगा कि आपको कौन हेल्प करने वाला है। लेकिन मैं फिर अपने टूल पे जाऊंगा, भरोसा। तो भरोसा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है जो मुझे समय देता। तो मैंने स्टाफ से समय मांगा, उनको समझाया कि एक साथ ही हमको बढ़ना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी में, और सारे जो वेंडर्स हैं, चाहे वो नट बोल्ट सप्लायर हो या सेल हो या जिंदल हो, सबको कहूंगा मैं, सब लोगों ने के साथ हम लोगों ने एक इंटरेक्टिव सेशन किया 1 to 1, और उनको भरोसा दिलाया कि आप मुझ पे सिर्फ और इस ऑर्गेनाइजेशन पे सिर्फ 60 दिन का भरोसा रखिए और ज्यादा नहीं। तो उनका तो डूबा हुआ पैसा ऐसा ही था, तो उनके पास भी ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, अगर मैं क्लेवर मैनेजमेंट स्टाइल से बात करूं तो। लेकिन वहां पे क्लेवरनेस कुछ रखने की गुंजाइश, जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, और वो बिल्कुल। और मेरा चूंकि बैकग्राउंड रहा है पिछले 20 साल उसके पहले का, और एक चीजें आप विश्वास अर्न करते हैं, तो डायरेक्टर INL RDSO में मैंने इंडस्ट्री का विश्वास अर्न किया था कि मेरे काम करने का तरीका कैसा रहा है। तो उस तरीके ने मुझे बहुत मदद किया, और वो सारे वेंडर्स लगभग यहाँ उपलब्ध थे जो सप्लाई कर रहे थे, जिनसे मैं अलग तरीके से रेलवे की तरफ से इंटरेक्ट कर रहा था। तो वो अच्छे रिश्ते हमेशा काम आते हैं, वो यहाँ पे भी काम आए, और यहाँ पे उन लोगों ने मुझे पहला 60 दिन दिया, और उस 60 दिन के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक एम्प्लॉय का, जिन्होंने अगर टर्नओवर की फिगर्स देखें तो 6 करोड़, 11 करोड़, 21 करोड़, 22 करोड़, 45 करोड़, 70 करोड़, 156 करोड़, ऐसा जंप लगाया है यहाँ के लोगों ने टर्नओवर में। और पैरेलली जो बिलिंग साइकिल है हमारा, वो हम 30 दिन से जो है 27 दिन, 23 दिन से 10 दिन से करते करते हम डेली बिलिंग पे उतर आए। तो डेली बिलिंग करने से क्या हुआ कि डेली मेरे पैसे आने लगे, और हम फिर वापस करने लगे अपने वेंडर्स को। और जो हमारा 60 दिन का उधारी मांगा था मैंने, फिर उसको 45 दिन किया, 45 दिन को 30 दिन किया, आज हम 30 दिन पर टिके हुए हैं, और 30 दिन के बाद आज कई वेंडर्स को हम ऑन स्पॉट भी पेमेंट करते हैं। तो अब एक रिदम बन गया, और वेंडर्स को पता है कि अब एक और अच्छा काम जो हुआ मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे हमारे पास, तब भी हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वो अपने ऑफिस का नजरिया बदलने की कोशिश की, और उन सबको मैनेजमेंट का पार्ट बनाया, और काम करने का तरीका, कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन वर्किंग, और उसके साथ साथ मैं कहूँ तो मतलब नेटवर्किंग, वो वही है जो नॉर्मल चीजें होती हैं जो होनी चाहिए, वो चीज नहीं दे करके मैं उनको बोलूं तुम मैनुअल काम करो, तो वो विलंब, वो सारा कुछ इनइफेक्टिवनेस में बदल जाता है। तो वो सब चीज ऐड कर होता गया इसमें। और सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो यहाँ की यूनियन का है। उन लोगों ने, मुझे लगता है पूरे 5 साल में, इस मतलब नॉर्मली लोग पता नहीं क्यों बंगाल को ऐसा कहते हैं, 5 साल में मुझे यहाँ के यूनियन ने कभी एक दिन भी तकलीफ नहीं दी। और जब मैंने जैसा कहा, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट टूल ये भी रहा है कि मैं यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को अपना मैसेंजर की तरह ट्रीट करता हूँ, उनको समझाता हूँ उनकी जिम्मेदारी कि आप मैनेजमेंट के मैसेंजर हैं,
जैसे आप स्टाफ के मैसेंजर हैं मेरे लिए, उसी तरह मेरे भी मैसेंजर आप ही हैं। तो जो भी डिसीजन हम लेंगे वो कंबाइंड डिसीजन होगा और उसका मैसेज आप जाकर देंगे। साथ ही साथ एक लूप रखते हैं हम कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है किसी के लिए भी, और कोई भी कंप्लेन, जो मेरा जो मतलब बेसिक है संवाद, जो माँ बच्चे का संवाद वाला जो बात शुरुआत की थी मैंने, वो यहाँ पे आता है कि बच्चों को माँ से संवाद करने के लिए कोई गेट की जरूरत नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि मुझे वो लूप, जो वो गलतियां, वो जो गैप किसी और मैनेजमेंट को 1 महीने बाद आता है तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है। वी क्रिएटेड ए स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप वेयर एवरीथिंग वाज सो ट्रांसपेरेंट, एवरी कम्युनिकेशन वाज क्रिस्टल क्लियर। अगर मेरा प्यून से भी पूछेगा साहब कितना टर्नओवर होगा तो बोलेगा 2500 करोड़ टर्नओवर। साहब अभी मैं अगर इंटरव्यू ट्रैक करिए आप, हमारा जो 2018 जून में मैंने इंटरव्यू दिया है, उस समय मैंने अगले 3 साल के क्या प्रोजेक्शंस दिए हैं, फिर 2019 में मैंने इंटरव्यू दिए हैं, 2020 में इंटरव्यू दिए, सारे प्रोजेक्शंस खड़े हैं और आज 1000 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी पहुंच पाई है, उसके प्रोजेक्शंस मेरे सेकंड इंटरव्यू में दिखेंगे आपको। और वो सब इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत क्रिस्टल था, एम बहुत क्लियर था स्टाफ के सामने, और मतलब बेहतरीन सामंजस्य था। पुराने लोग वापस आ चुके थे और नए नए वर्टिकल्स बनते जा रहे थे और ये अच्छा चेंज चला। और सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी बनाम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, अगर आपको अभी हमने जो भी संवाद किया उसमें एक महत्वपूर्ण बात बीच में उठी थी कि हमारा 44 करोड़ का नुकसान हुआ। वो नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ कि हम लोग सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी पर के रूप में आगे बढ़ गए थे। हम सिर्फ वैगन पर डिपेंड कर रहे थे। बड़ा आसान तरीका था काम पाने का कि भारतीय रेल को वैगन की जरूरत है, वो अपने आप वैगन ऑर्डर आपको दे देते हैं, आपके पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, आपका मैनेजमेंट है, आप वैगन बनाते हैं। उस एक नुकसान ने पूरे 100 साल की कमाई को जीरो कर दिया था। मेरे पास कुछ और लॉस करने के लिए था नहीं, तो रिस्क ही लेना था। और मुझे लगता है कि जब आप रिस्क पूरे कमिटमेंट के साथ लेते हैं, 100% कमिटमेंट के साथ, तो क्लैरिटी के साथ, तो रिस्क आपका मतलब बेनिफिशियल हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास था क्या। मैंने कोई नया, अगर आप मुझे ठीक से देखिएगा आप मेरे ट्रैक को, हमारे ब्रेथवेट के ट्रैक को, तो हमने कोई नया काम शुरू नहीं किया। हमने ये डिसाइड किया, हम लोग सारे जो मैनेजमेंट टीम है हमारी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम वो काम पहले करते हैं जो करते रहे हैं, जो बंद हो गया था। तो आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम उन लोगों को वापस लाने में सक्षम हुए जो पहले यहाँ से छोड़ के जा चुके थे। मतलब मसलन कि हमारी एक्सपर्टाइज थी क्रेन, इसमें नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है। तो वी नीडेड सच वर्क जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहे, भले टॉप लाइन कम रहे, और वो स्किल इंडिया में बहुत कम है आज के डेट में। मैं कह सकता हूँ ये L1 पद्धति के कारण, और वो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर के मेंटेनेंस के अंदर घुस गया पिछले 25 साल में, उसने तहस नहस सर्वनाश कर दिया इंडस्ट्री का। आज स्टील प्लांट हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रेथवेट के ऊपर। ये 4 साल में हम लोगों ने गेन किया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग, मुझे लगा कि हम अकेले ऑर्गेनाइजेशन रहा करते थे कभी, हम और मुकुंद और जैसब, कि हम 50 टन से ऊपर के क्रेन्स जो स्टील मेल्टिंग में या पोर्ट ट्रस्ट में जरूरत पड़ता है, वो हम लोग सप्लायर हुआ करते थे। मीनवाइल किसी भी कारण से 20 साल में हमारा वो स्किल खत्म हो गया। हमने क्या किया, हम वापस लाए स्किल को, रीहायर किया स्किल को, फिर नए बच्चों को हायर किया, एक सैंडविच अप्रोच बनाया। और सैंडविच अप्रोच बना करके स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, ये अप्रोच को सैंडविच बना करके हम लोग मेंटेनेंस के अंदर एंटर किए, क्रेन मेंटेनेंस में। फिर हम पोर्ट के मेंटेनेंस में एंटर किए वापस। चूंकि हमारा ही क्रेन सब जगह उपलब्ध है, तो उनकी डिपेंडेंसी भी थी, बड़े आराम से मुझे वहां वेलकम मिला। और वेलकम क्या उल्टा हो गया कि आज के डेट में चाहे वो सेल हो, NMDC हो, NTPC हो, वो हमारे पीछे पड़ रहते हैं कि हमारा मेंटेनेंस कर लीजिए, क्योंकि उनको डायर नीड थी। अब देखिए, नीड है, स्किल मेरे पास नहीं है, स्किल सिर्फ हायर किया हमने। हमारी मशीनें पड़ी बंद थी, हम बनाने लगे गियर आज के डेट में हम 50% 40% मार्जिन बनाते हैं, सीधी सी बात है। तो उसको हमने गेन किया। वो एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं मैं। तो वो एक वर्टिकल खड़ा किया। उसी तरह से फिर हम क्रेन मैन्युफैक्चर करने लगे, फिर से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने लगे। फिर हमें लगा कि इसमें तो इंजीनियर्स हमारे भरे पड़े हैं, हम वैसे काम चुने जो इंजीनियर्स करते हैं।
रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से इंजीनियर हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है। ये 4 बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो और उस समय ही अगर आपको ध्यान रहेगा कि बीच में कोरोना का इम्पैक्ट आया और उससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया। उस समय माननीय हमारे रेल मंत्री थे जो कि कॉमर्स मिनिस्टर भी थे, माननीय पीयूष गोयल सर, उन्होंने हम सब CMDs की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने ओपन चैलेंज दिया कि कंटेनर कौन बनाएगा। संजोग ऐसा था कि मैं कंटेनर पे ऑलरेडी काम कर रहा था 1.5 साल से और मैं ISB में पैरेलल मैनेजमेंट भी कर रहा था। उसमें मेरा जो कैप्सन प्रोजेक्ट था वो मैंने जान करके मतलब मुझे दिख गया था कि कंट्री में क्योंकि 90% चाइना बनाता है पूरे वर्ल्ड का, हमारी डिपेंडेंसी हमेशा चाइना के ऊपर रहेगी। उसको क्रैक करने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और कंटेनर ऐसा चीज था कि जो शिफ्ट है, मॉडल शिफ्ट है ट्रांसपोर्ट का रोड और रेल सेक्टर में, पिछले 50 साल में हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट कंट्री का रहा है वो रिवर्स रहा है। हम रोड पे इन्वेस्ट करते रहे हैं और रेल पे कम करते रहे हैं, जबकि रेल के करने से लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगा या वाटर पे करने से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगा। ये हर एक रिपोर्ट कहता रहा है, पंचवर्षीय योजना का भी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। किसके कारण नहीं हुआ ये मैं अच्छा मुंह कहने के लिए, लेकिन सच बात यही है। विगत सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मतलब डेटा के साथ बात कर सकता हूं कि ये शिफ्ट, मॉडल शिफ्ट पे बहुत काम किया है। और उस शिफ्ट में मैं भी एक तिनका हूं जिसने कंटेनर को ऑनरेबल मिनिस्टर के गाइडेंस में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और आज कंट्री में 8 मैन्युफैक्चरर पैदा हो गए उसी मुहिम के अंदर। और जैसे जैसे कंटेनराइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कंटेनर वैगन्स एंड कंटेनर का कॉम्बिनेशन बढ़ेगा, आज हम FCI का पेटेंट है हमारे पास, हम उसका साइड डिस्चार्ज कंटेनर बना रहे हैं। आज हम 12 फीट का कंटेनर कॉन्कोर को बना के दिए हैं, ठीक है। हम DP वर्ल्ड को 3 डायमेंशनल में डोर ओपनिंग का कंटेनर बना के दिए हैं। ये सारे स्पेशलाइजेशन जो है आज हमारे पास है। हम देश की सेवा उस तरीके से करें ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन। और कल जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है FCI के साथ, वो जिस दिन लॉन्च होगा, मैं दावे से कह सकता हूं कि अन्न का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डाउन होने से डायरेक्ट ये इम्पैक्ट कंट्री के मतलब गेहूं और चावल के डाउन पे आए और इसे याद किया जाएगा। मैं उस जगह पर रहूं या ना रहूं। यहाँ ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े और वैगन रिपेयर के बदलते आयामों ने कोयला आपूर्ति में ब्रेथवेट ने क्या योगदान किया। तो ये प्रश्न करके आपने मेरे मतलब मैं एक जगह भटक गया, छूट गया था, बड़ा अच्छा आपने मुझे याद दिला दिया। ये जब हम बिल्कुल ये शुरुआती बात है और भारतीय रेल के जो टॉप मैनेजमेंट है, जो चेयरमैन हैं और मेंबर रोलिंग स्टॉक हैं, उन लोगों की एक समय की चिंता थी, लगभग 2018-19 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस समय की चिंता थी कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैगन ट्रांसपोर्ट में उपलब्ध करा पाए। एक क्राइसिस क्रिएट हो गया था खासकर बॉक्सन ओपन वैगन का। और जिस तरह की कोल पॉलिसी इस सरकार ने बहुत सख्त कदम उठा करके बदली और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट पे भरोसा नहीं करके हम अपने कोयला को यूज करें पावर सेक्टर में, तो पावर सेक्टर तक कोयला पहुंचाने का एक बहुत बड़ा चुनौती कहिए सरकार के पास थी और ये बहुत बड़ा काम था। उसको सॉल्व करने के लिए देखिए ब्रेथवेट का रोल कहाँ रहा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो उस समय हम लोग, अभी तक की जो पद्धति रही थी भारतीय रेल की, कि वैगन जब डैमेज होता है, जब आप हैंडलिंग करते हैं, कोयला उतारते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसमें वैगन टूटता है, माल डब्बा टूटता है। तो उस टूटने की प्रक्रिया में क्या होता है, उसको काटा जाता है, काट करके उसको वर्कशॉप में रिपेयर करने के लिए भेजा जाता है। वी टुक दिस चैलेंज कि सर मैं इसको वहीं रिपेयर करूंगा जहां यार्ड में आपकी शंटिंग घटे। और फिर हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी और उसके बाद मुगलसराय, कटनी, रायपुर, खड़गपुर, ऐसे बहुत सारे मेजर डिपो, इवन प्लांट के अंदर भी हमारे पास स्पेयर जगह निकाला हमने, दोनों प्लांट में, एंगस में भी और क्लाइव में भी, कोलकाता वर्क्स में भी। हमने यहाँ पे वैगन को रिपेयर करना शुरू किया। जो पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास, वो यहाँ से बहुत जल्दी जनरेट हुआ,
क्योंकि इससे मेरे दो फायदे हो रहे थे कि जो वैगन कट रहा था वो मेरा स्क्रैप जनरेट हो रहा था, और मेरे पास मेरे फाउंड्री को चलाने के लिए भी स्क्रैप नहीं था एक समय में, और ये मेरा रॉ मटेरियल भी बन गया। तो आप सोचिए कि बिना पैसे का बिजनेस जो मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है छोटे मोटे जिससे कि हुआ। तो वैगन रिपेयर हम लोगों ने मुझे याद है कि एक कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस में मेंबर राजेश अग्रवाल थे, मेंबर रोलिंग स्टॉक। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया मुझे 1-to-1 इन ओपन मीटिंग की तुम ये कितना रिपेयर करते हो। तो मैंने कहा सर अभी तो हम लोग 100 वैगन रिपेयर करते हैं या 90 वैगन रिपेयर करते हैं महीने में। तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि तुम 1000 करो एक महीने में, तब कोई बात समझो। और मैंने उसको बहुत ही सहृदय स्वीकार किया। मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी है, सीधी सी बात। और मैं समझता था कि ये तो जगह मुझे मिल जाएगी काम करने की और मैं अपना फैलाऊंगा। तो इससे क्या है, लगभग 700 से 800 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए। तो ये बहुत, जो कि आपको मैंने पहले भी एक बार इनफॉर्मल सेशन में बताया था कि सबसे ज्यादा जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पैसा कमाने से कंपनी के लिए नहीं मिलता है, वो मिलता है हम कितने लोगों को मुहैया करते हैं रोजगार, और उससे 1-4 लोग डिपेंडेंट आपके साथ जुड़ते हैं, है ना। तो फिर वैगन रिपेयर आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग 1.5 साल 2 साल में ही हम 1000 पहुंच गए पर मंथ। हमने 10,000 से ऊपर वैगन रिपेयर किए पूरे साल में, और उसने भारतीय रेल को ज्यादा से ज्यादा डब्बा उपलब्ध कराया, जिससे कोयला का आदान प्रदान बढ़ गया। और मतलब मिनिस्ट्री बहुत खुश रही, ऑनरेबल मिनिस्टर बहुत खुश हुए कि ये क्या जादू है, और वो आज तक वो जादू कंटिन्यू है। और इसी फॉर्मेट को बढ़ाते हुए पूरा का पूरा बदलापुरी वर्कशॉप जो नया नया बन रहा था वो हमने कॉम्पिटिटिव बिड में राइट्स और अदर पीएसयू से जीता, और आज हम वहां पे 250, 200, 200 वैगन पीओएच कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा अभियोग है, क्योंकि इस समय का जो कॉन्सेप्ट है वो कैपेक्स डालने का है। सरकार कहती है भाई कि नॉर्मल कंपनी को हम कैपेक्स डालने बोलेंगे तो नहीं डालेगा। सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम कैपेक्स डालते हैं, हम प्लांट बनाते हैं, उस प्लांट को ऑपरेट करें लोग, और ऑपरेशन में डे टू डे एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करे, एक इनडायरेक्ट वे ऑफ वर्किंग। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें पहला रोल ब्रेथवेट का अदा होना, ये हमारे लिए, हमारे टीम के लिए गर्व की बात है। बहुत सक्सेसफुली हमें 180 का टारगेट मिला था, हम 220-225 पे हैं। और हम, मेरे अंदर वो है कि मैं मतलब अगले 2-1.5 साल में मैं सोचता हूं कि वहां 400 वैगन तक का पीओएच का आराम से हो जाएगा वहां पे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट में हम वैगन रिपेयर लेके आए, फिर कंटेनर लेके आए। फिर हमें लगा कि भाई इंजीनियर्स हैं तो हम सोलर का काम क्यों नहीं करें। हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भरे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भरे पड़े हुए, कि क्रेन के मैन्युफैक्चर डिजाइनर हमें। तो हमने फिर डीवीसी के लिए 10 मेगावाट का पहला सोलर पार्क में एंटर किया। फिर हमने सोचा कि कुछ और करते हैं। फिर हमने जो है पीपीए में एंटर किया कि हम अपना रिस्क कवर करते हुए हम कुछ वैसा करें कि हम बड़ा, तो 500 मेगावाट का एक प्लांट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। इसी तरीके से हम फिर अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करने लगे। अच्छा, हम तो ट्रेनिंग अच्छा दे सकते हैं, तो हमने फिर वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर पे काम शुरू किया। फिर एक बहुत अच्छी चीज आई है कि एक चीज कड़ी दूसरे से जुड़ती है, चली जाती है। बहुत अच्छा चीज जो उभर के आया है कि आम इंजीनियरिंग कॉलेज में आप भौतिकी या रसायन या इस तरह की चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग नहीं पढ़ा सकते। तो सरकार का बहुत थ्रस्ट रहा है कि वेल्डर्स की कंट्री में या अब्रॉड में बहुत ज्यादा कमी है। आज भी डिमांड में वेल्डर सबसे ज्यादा है, बट कोई भी प्राइवेट कॉलेज के पास ये स्किल नहीं है, कम है। कोई भी कहना तो गलत होगा, कम है। तो मैं आज के डेट में ब्रेथवेट प्राइवेट कॉलेज में उसका जो वेल्डिंग सेक्शन है वो डेवलप कर रहा है, और उनको हम वो स्किल ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो वेल्डर्स हैं। हमने पहले अपना सेंटर खोला, इस सेंटर को हमने एक बिजनेस मॉडल की तरह दिखाना शुरू किया। उसको लेकर के अभी आज हम राजस्थान के अंदर एंटर कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहला प्रोजेक्ट अभी लास्ट मंथ इनॉग्रेट हुआ, और ये एक स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ गए हैं। और इसी तरह से चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो हम लोग केबल लेइंग में एंटर कर गए। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि हमारे पास पुराने डिजाइन स्किल थे वैगन के, तो उसको हम लोगों ने रिहायर किया, नए बच्चों को रिहायर किया, एक पूरा डेडिकेटेड डिजाइन विंग खोला। और उस डिजाइन विंग ने एक एमओयू साइन किया भारतीय रेल के साथ, जो वैगन की डिजाइन को मुहैया करता है रेलवे को, क्योंकि ये एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बाहर मतलब हम जैसे लोग रेलवे को डिजाइन दे सकते हैं। उसके तहत हमने अभी स्पाइन कार ट्रायल हमारा पास हो गया।
फिर हम प्रोटोटाइप सेंटर बन गए कंट्री के। फिर जैसे रूरो वैगन आरडीएसओ का डिजाइन हमने उसको यहाँ बनाया पहला। बीओबीएसएन वैगन जो है वो साइड डिस्चार्ज जो आयरन ओर और ये सब चीजों का है उसका प्रोटोटाइप बनाया। तो इस तरह करते करते अभी हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि ईयूआर वैगन होता है, वो पहली बार कंट्री में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी डिजाइन भी अभी हम लोग दोबारा से रीवर्क किया। जो जर्मनी से 5 करोड़ में इंपोर्ट हो रहा था उसको 1.5 करोड़ कर दिया हम लोग उसके अनलोडिंग अरेंजमेंट बना करके। वो क्या है कि अगर ट्रैक है तो पहले हम लोग 13 मीटर के ट्रैक को नट बोल्ट से जोड़ते थे, बांधते थे, फिश प्लेट बोलते, बहुत कॉमन है। फिश प्लेट खोल दिया आतंकवादियों ने, किसी ने रात को बहुत आप सुनते थे कि गिर गई, मर गए, डेथ, मतलब जो भी इंसिडेंसेस, बैड इंसिडेंसेस होते थे पहले, वो बहुत रिड्यूस हुए हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज सेल कंपनी जो है या अदर कंपनी जो है जो रेल में है वो 260 मीटर का पैनल 1 स्ट्रेच में कास्ट करती हैं। आप सोचिए, आप 260 मीटर का कास्ट को आप काटना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा मुहैया नहीं है। वहां पे ये ईयूआर वैगन का रोल अदा आया। हमने 28 रेक भारतीय रेल को दिया और अभी और ऑर्डर्स हमें मिलने वाले हैं। हमारा नया डिजाइन का भी लगभग अप्रूवल स्टेज पे है और अनलोडिंग अरेंजमेंट का ट्रायल चल रहा है। तो वो बिछने के बाद भारतीय रेल के जो एक्सीडेंट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेटा नहीं है, बट इसका बहुत अहम रोल रहा है इस चीज का। तो ऐसा ही बहुत सारे वर्टिकल्स, अभी हम एनएमडीसी का जो नांगरदाम में एक नया स्टील प्लांट है उसका पूरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, 350-400 क्रेन का। वहां पे 500 लोगों की नौकरियां जनरेट हो रही हैं ब्रेथवेट की। तो ये सब मॉडल्स, हम अपने कोर सेक्टर से कहीं नहीं भाग रहे हैं इधर उधर। और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम लोग, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए थे, यूक्रेन में वैगन सप्लाई करने का डील लगभग फाइनल था। तो इल्हाम जो मैं कहता हूँ ईश्वर ने निमित्त चुना है, तो ईश्वर इशारे भी करता है और मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में सहयोग भी होता है। तो वो उस समय वो बना बनाया डील मैंने छोड़ दिया और ये उसके बाद ये इंसिडेंट्स हुए। और वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए कि जैसे स्टील प्लांट प्राइस सडनली भाग गया। तो एक जैसे रिस्क की बात आप कर रहे थे इरफान साहब की, आपने जो रिस्क लिए बहुत रिस्की हो सकते थे और जिस तरह का हमारा ग्रोथ था, एक भी रिस्की डिसीजन अगर गलत होता तो हम ताश के पत्तों की तरह नीचे चले आते। ईश्वर की कृपा है और हमारे टीम का भरोसा आपस में और कम्युनिकेशन जीरो होना का रिजल्ट है कि हर एक डिसीजन, चाहे मेरे पास 100 करोड़ का एफडी था और जब ये यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो हमने डिसाइड किया और 100 करोड़ के पूरे एफडी को तोड़ दिया और स्टील रातों रात खरीद लिया स्टील से। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 दिन में वो स्टील का दाम दुगना हो गया था। अगर हम नहीं खरीदते तो 2018 की पहली वाली जो हालत थी 80% नुकसान वाले पे हम पहुंच गए होते। तो एक एक स्टेप, जो बच्चे वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चा मतलब समस्या को बच्चे की तरह अंदर रखो, उसके नब्ज को पहचानो और उससे कम्युनिकेट करो, उससे बात करो, उससे भागो मत। और जब आप बात करोगे वही सोल्यूशन देगा आपको। और वैसे ही वो प्रक्रिया आज भी चल रही है इस कंपनी में। ब्रेथवेट की जो सीएसआर पहलकदमियां हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि इससे पता चलता है कि व्यवसाय का जो मानवीय पहलू है वो क्या है। ये बहुत नाजुक, बहुत भावुक प्रश्न है। आपको पता ही होगा कि मतलब कंपनी से बाहर भी एज ए इंडिविजुअल मैं कहूँ, मैं का नहीं आना चाहिए बट वैसे याद करें, हम लोग मतलब एज ए व्यक्तिगत तौर पे मैं बाल श्रम के साथ काम करता रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ। और लगभग मेरा रोल आता था डॉट्स मिलाने का आपस में, कि बहुत सारे अच्छे इंडिविजुअल्स भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, हम उन डॉट्स को मिलाते चले। तो जब 2018 में मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो उस समय सीएसआर नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी, क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो हमारे ऊपर साया था। जब तक आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉस है आप सीएसआर के लिए एलिजिबल नहीं होते। फिर लगभग 2 साल लगा मुझे उसको वाइप आउट करने में, और फिर हम लोग पिछले 2.5 साल से लगभग हम लोग सीएसआर में हैं। और सीएसआर का पहला साल था 10,000 रुपये, तो हम उस 10,000 में क्या करते। उसके बाद फिर धीरे धीरे 16 लाख, 26 लाख, 60 लाख, और इस साल तो और बेहतर हुआ है। तो हमारा फोकस सरकार की जो पॉलिसी है, हर साल सरकार एक पॉलिसी निकालती है, उसमें एक थीम देती है। ये थीम है 60% हम लोगों को उस थीम पे खर्चा करना पड़ता है, 40% के लिए आपकी स्वायत्ता है, अलग अलग एरियाज डिफाइंड है। हम लोगों का संजोग से जब सीएसआर आया तो हम कोविड
का साल था और उस समय तुरंत हम में से कई लोग इंक्लूडिंग मी, हम कोविड से गुजरे, बहुत खराब दिन देखा, स्वास्थ्य झेला। तो उस समय जो हॉस्पिटल हम लोगों को टेक केयर कर रहा था उसके पास कोविड के फोर्थ कमिंग इक्विपमेंट नहीं थे, थर्ड वेव के, सेकेंड वेव के। तो अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन, जो बच्चों को खाना खिलाने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि सेंट्रल थीम रहा है 2 साल का, उसको खर्चा को बचाते हुए, मतलब उस पर 60% का एक्सपेंडिचर करते हुए हम लोगों ने, मुझे लगता है मेजर एक्सपेंडिचर हम लोगों ने हॉस्पिटल को दिया सबसे पहला। और वहाँ पे कोविड के परीक्षण के जो एडवांस टूल्स थे वो तुरंत खरीदे गए और उससे बहुत मदद भी मिली हम लोगों को। उससे इतर हम आगे बढ़ते हैं तो खाना खिलाना हमारा थीम रहा है इस कंपनी का और हम लगभग खर्चा बंगाल के इर्द गिर्द ही करते रहे, क्योंकि जिस सॉइल से हम कमा रहे हैं, जिस जगह के लेबर हमारे साथ हैं, तो हम उसको बेहतर तरीके से देख पाए। उसके बाद हम इन्वायरमेंट की तरफ मुड़े, हमने नीम के पेड़ लगाए लाखों। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो एक अपनी रोटी है कॉन्सेप्ट हमारा। वैसे कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम एक यूआई करते हैं विद द थीम, और उस यूआई के अंतर्गत जितने लोग आते हैं उनके क्रेडेंशियल्स को देखते हुए हम लोग पैसे को, हम लोग कमिटी है हमारी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीएसआर के अंदर। जो भी तस्वीर दिखती चमकती है वो चमकती होती नहीं है, फिर अगर हम ध्यान नहीं दें, इंटेंशन ठीक नहीं हो तो फिर कहीं और बढ़ जाता। हमने पहले ही मुझे याद है कि हम लोगों ने एक अपनी पूरी पॉलिसी बनाई ताकि ये गलतियां नहीं हो, मैं रहूं ना रहूं, ये गलती ना हो। तो पॉलिसी के तहत है कि हम एक यूआई करते हैं, उस यूआई में जितने लोग आते हैं उनको हम बराबर का पैसा बांटते हैं और फिर हम लोगों की टीम है मॉनिटर करती जाती है। तो इसके तहत 3-4 ऑर्गेनाइजेशन लगभग 2-3 साल से हमारा काम कर रही है। और एक अपनी रोटी का जो थीम मैंने बताया था कि उसमें हमारी चपाती बनाने की मशीन है, छोटा सा वो अचार और बुंदिया और ये सब चीज़ें हैं, वो हम जहाँ पे नीडी लोग हैं वहाँ अपने वैन को ले जाते हैं और वहीं पे 1000 चपाती इन एन आवर वो घंटे में बनता है। और गरम गरम चपाती का आनंद मैं खुद टेस्ट किया हूँ, उसका आनंद कुछ और है, उसमें ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती और बहुत अच्छा फीडबैक है उसका। अच्छा, इसी बीच देखिए कोविड-19 भी गुजरा, तो इस दौरान आपके मन में कुछ भय भी आया? इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से रखूँगा कि 2018 जब आए थे तो चीज़ों में कभी मैंने निगेटिव नहीं सोचा था, मतलब आई टुक एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली और कभी डरा नहीं मैं किसी भी चीज़ से। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, कोविड में डरा था मैं, क्योंकि आप प्यार जब करते हैं किसी से तो डर लगने लगता है उसको छोड़ने का, जाने का, रहने का। तो 2018 से 19-20 में तो प्यार हो ही गया, संस्था है, लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो डर लग गया क्या हुआ, 3 महीने बंदी और तनख्वाह देना है तो कैसे हुआ काम, और सारा वर्किंग कैपिटल फिर से वाइप आउट हो जाएगा, फिर से हम शायद वहीं पहुंच जाएंगे। फिर ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ मिनट, सेकंड नहीं, मिनट का डर था। और उसी समय मैं 45 दिन सिक हो गया, क्योंकि मैं खुद बीमार रहा काफ़ी, मैं हॉस्पिटलाइज रहा। कोविड ने मुझे बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया था। लेकिन उस समय एक फ्लैश, तो ईश्वर की बात हमेशा करता हूँ मैं, एक फ्लैश आए कि उससे बुरे नहीं होंगे। वो जो पिलपिला आम वाली बात मैं कर रहा था, जो 100 करोड़ से 70 करोड़ की उधार की बात कर, मैं उससे बुरा तो नहीं होगा। और फिर चीज़ जाती रही और हम ग्रो करते रहे। 100 करोड़ से 315 करोड़ से 587 करोड़ से 786 करोड़ से 1040 करोड़ आज पहुंचे हैं। आज हमारा टॉप लाइन 8 गुना है, बॉटम लाइन 25 गुना है। आप सोचिए, टॉप लाइन 8 गुना, बॉटम लाइन 25 गुना। अब आप अगर कोई भी सामान्य आदमी में बात करेगा तो वो कहेगा कि भाई ये कैसा इनपुट है जिसमें प्रॉफिट 25 गुना बढ़ता है और टॉप लाइन 8 ही गुना बढ़ता है। ये है एक कला जिसको कि हम लोगों ने मथा है, और ये इसको मैं मतलब छुपा के ही रखना चाहूँगा। राइवल्स हैं,
बिजनेस के कुछ चीजें हैं जो बताई नहीं जा सकती इंटरव्यू, बट मजा आया। 5 साल मैं पर्सनली बहुत एंजॉय किया और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और जब मैं आया था तो 55 साल एवरेज उम्र था लोगों का। मैंने डेटा निकाला, 55। लोग नॉर्मली कहते हैं ये तो बूढ़े लोगों के साथ काम करो, कैसे करोगे। मेरा नजरिया अलग था कि बूढ़े मतलब स्किल, चाहने वाला स्किल अभी चला जाएगा, उसको पकड़ो, उसको बैठाओ अपने पास, बात करो उससे, निकालो उसके अंदर सब कुछ। और उन्होंने बचाया इस कंपनी को। मैं आई मस्ट टेल यू कि उन बुजुर्गों ने, उन हाथों ने, आशीष वाले बड़े हाथों ने बचाया है इसको। मैं निमित्त हूं। और काम के दौरान आपको गुस्सा या किसी बात पर रोष नहीं होता? मैं आपने बहुत अच्छा इनफैक्ट प्रश्न किया कि जो रोष है ना, ये जगह रहना चाहिए अंदर में, इसको पॉजिटिव ताप मिलते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे दिखा कि जब शुरुआती तौर पे यहाँ पे कोई कैपेक्स इनपुट था नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी मशीनें थी वो पुरानी हो चुकी थी और उसका एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई था। मुझे वैसे मशीनों की जरूरत थी जो एनर्जी कंजम्पशन को तुरंत डाउन करे और मॉडर्न हो, एक्यूरेट हो। मैनुअल काम करते करते क्या होता है कि आप एक ही काम को 5 बार करते हैं और उसका जो साइकिल टाइम है वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। जो वैगन आप 20 दिन में बना सकते हैं, अगर आप उसको एक्यूरेटली काटें, एक्यूरेटली जोड़ें, एक्यूरेटली वेल्डिंग करें, स्किल डेवलपमेंट करें, तो वो वैगन 10 दिन में तैयार होगा क्योंकि उसका रिवर्क का टाइम खत्म हो गया। तो ये पहलू मेरा तरीका जो यही रहा है, हमारे मैनेजमेंट का तरीका यही रहा है कि हम पहले साझा करते हैं कोई भी चीज अपने ऑर्गेनाइजेशन से। हम ऐसा नहीं करते कि हम कोई फतवा जारी कर दिए, फरमान जारी कर दिया, ऐसा होगा कल से। ये परंपरा ब्रेथवेट की नहीं रही है। और इस परंपरा को निभाते हुए हम लोगों ने फिर अभी जैसे हम चाय पे चर्चा का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम चाय पे चर्चा पे हम अभयदान मिला हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई जूनियर किसी सीनियर के बारे में कुछ बोल दिया तो उसको कंप्लेन की तरह लेते हैं लोग, फिर वो रोष नेगेटिव में बदल जाता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। हम लोग का कॉन्सेप्ट उल्टा है। हम लोग कहते हैं भाई तुमको जिसके बारे में जो कहना हो वो 30 मिनट का समय है, और वो 30 मिनट का समय उस चेंबर के बाहर डिलीट हो जाएगा, कोई इसको पर्सनली नहीं लेगा। और हंसते खाते हम लोग गंभीर समस्या पर बात करेंगे, और वैसी समस्या सिर्फ उठेगी जिसमें 4-5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 1-on-1 इन्वॉल्वमेंट का चर्चा वहां नहीं होगा। ये सब बहुत बेसिक टूल्स हैं जो हम लोगों ने इसको अपनाया, उस रोष को मतलब सकारात्मक गेन लेने के लिए। तो चाय पे चर्चा में अब जैसे कोई स्टील यार्ड वाला है, वो कह रहा था मेरी ये समस्या है, अकाउंट्स बोल रहा है कोई समस्या है, कमर्शियल बोल रहा है ये समस्या है, डेटा मैनेजमेंट मिल नहीं रहा। वो सारी चीजें वहां जाकर के जीरो होकर के सॉल्व हो। तो मैं कमिंग बैक टू द बेसिक सब्जेक्ट कि हम लोगों ने उसमें से सॉल्यूशंस निकाले, कौन कौन सी मशीन तुरंत बेच दें, कौन कौन सी मशीन तुरंत खरीद लें। तो हम लोग फिर रोबोटिक मशीन लेके आए, सीएनसी प्लाज्मा लेके आए, आर्क वेल्डिंग मशीन लेके आए, सबमर्ज वेल्डिंग मशीन लेके आए, कंटेनर ऑटोमेशन लेके आए। हमने पैसा डाला, 30 करोड़ रुपया तुरंत डाला इसके अंदर, जबकि हमारी कमाई जितनी हो रही है आज में, हम सब अपने मशीनों को बदलने में। नॉर्मल परसेप्शन क्या है, नॉर्मल यूनियन वाले क्या कहेंगे कि साहब आप ऑटोमेशन ला रहे हैं, मतलब यू आर गोइंग टू रिड्यूस मैन पावर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप 100 करोड़ का काम कर रहे हैं और आप 1000 करोड़ का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ इस प्लांट में हम लोगों ने 800-900 लोग की नौकरी बढ़ाई होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो ऑटोमेशन के आने के बाद। और हम जो वैगन 50 वैगन बना पा रहे थे, हम 200 वैगन पर मंथ बना पा रहे हैं। हम जो बोगी 80 बोगी पर हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हम 200 बोगी बना रहे हैं। हर जगह, हर क्षेत्र में जो हम 100 वैगन रिपेयर कर रहे थे, 1000 वैगन रिपेयर कर रहे हैं। वो सारा कुछ इसीलिए हुआ कि आप फिर वही चीज पाता हूं, आपको पता होना चाहिए कि आप बालकनी व्यू क्या होता है और रोड व्यू क्या होता है। जब हम यहां से बालकनी से देखते हैं रोड को, तो पूरा रोड दिखता है कि कौन सी रोड कहां से आ रही है, कौन सी रोड कहां जा रही है, कहां क्या समस्या है, कौन सा हडल आ रहा है। तो वो जो बालकनी व्यू है, जो टॉप मैनेजमेंट एज सीएमडी देखता है, उसका ये कर्तव्य है कि उस विजन को वो अपने मैनेजमेंट के चश्मे में डाल दे
कि बेटा तुम भी बालकनी व्यू देखो, तुम सड़क से मत देखो, सड़क से देखोगे तो रोष पैदा होगा नेगेटिव वाला। यूनियन को भी मैं यहां से दिखाना शुरू कर दिया। तो जो भी रोष हैं जो आते हैं इस पूरे परंपरा में और प्रोसेस में, वो सब पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होता चला गया, मैं कहूँगा। और आज कुछ बातें याद करके हंसी आती है। उसके बाद भी ऐसा हुआ। जब मैं ज्वाइन किया हूँ उस समय भी तुरंत मुझे नीति आयोग से मतलब हम लोगों को कॉल आया था कि इस कंपनी के बारे में क्या डिसीजंस हों, इसको आगे कैसे किया जाए। तो मेरे जो रेल मंत्री के सीनियर अधिकारी हैं और हम सब गए और बहुत अच्छा मीटिंग रहा। जैसा कि नॉर्मली परसेप्शन है नीति आयोग या बाकी के बारे में कि हाँ वो उनका नज़रिया है कि हम रैशनलाइजेशन लेकर के आए पीएसयूज में। हम पहले ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें सरकार ने अपना पैसा लगाया 2018 के बाद, और हमारे शेयर सरकार ने खरीदे खुद 50 करोड़ रुपए के, और वो 50 करोड़ हमारे लिए एक अमृत वर्षा की तरह आया। उस समय आया जब पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि परसेप्शन पे नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। और हाँ मतलब वो मुझे अभी सडनली याद आ गया ये बात कि वो खतरा रहेगा हमेशा, और वो खतरा के समय सिर्फ गीता का ज्ञान याद रखना है कि अपना कर्म करो। कर्म करने का कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, और कुछ सोचने का नहीं है। ऐसा बार बार आता है। जैसे एक बार एक रिकमेंडेशन आया जो अभी भी ऑन होगा शायद, कि राइट से मर्जर कर दीजिए। तो राइट्स का 30% का ओवरहेड है, मैं 6% पे आ चुका हूँ 30% से। तो मेरे मर्जर करने से तो नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब बीसीएल और राइट्स के। तो हमने ये पॉइंट्स जो भी एडवाइजर थे सरकार के उनको दिया, और उन्होंने इस बात को अभी तक तो माना है। मतलब मैंने देखा कि ऐसा भी नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सरकार के डिसीजन में। सरकार को अगर किसी एडवाइजर ने एडवाइस किया है कि साहब ऐसा कर दीजिए, और अगर हमसे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है साहब ऐसा करने से ये नुकसान है आपका, हम आज ओपन टेंडर करके प्राइवेट जो मेरे राइवल्स हैं उनको बीट करके हम काम ले रहे हैं। चाहे हम कंस्ट्रक्शन का काम, हम बालासोर में हम सब ब्रिज बना रहे हैं, या हम आईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का बिल्डिंग बना रहे हैं, या हम वाइजैक स्टेशन का रिमॉडलिंग कर रहे हैं 400 करोड़ का। तो सारा कोई खैरात में तो मिला नहीं मुझे, हमने लड़के लिया है। और अगर हमारी काबिलियत लड़ने की है तो है, और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। इसको किसी से मर्ज करने के बाद तो नुकसान है आपका। और इस बात को अभी तक मुझे लगता है कि मतलब जो भी कंसर्न अथॉरिटी है नोट में संज्ञान में जरूर लिया है, तभी अभी तक मर्जर नहीं हुआ है। और बीच में ऐसे ही आया कि कौन से मर्ज कर दो, तो फिर ये सब चीजें चलती रहेंगी, आती रहेंगी। मेरा संदेश तो अपने लोगों के साथ हमेशा रहा कि जो भी चीजें आएंगी आने दो, हम परफॉर्म बेटर करेंगे, हम सर्वाइव करेंगे, इसमें और कोई दूसरा मत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिफर का सफर रहा। जहां जहां आपने खत्म किया मैं उसको आगे ऐड कर देता हूं कि सिफर का सफर अनंत की ओर। ठीक है, तो सिफर का सफर तो निकल चुका है, 100 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच चुके हैं। रेस्ट इज नंबर्स। हम लोगों का जो स्लोगन आज के डेट में लोकल चल रहा है 25 में 25, मतलब 2025 में 2500 करोड़। फिर हम आईपीओ में जाएंगे, हम पब्लिक को भी यहां से कमाने का मौका देंगे। हम अभी डिविडेंड, इस साल से हमारा डिविडेंड जाएगा सरकार को 50% का। तो हमारा तो तात्पर्य यही रहेगा कि अब कोई एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन समय के बाद जब हमारा वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो जाएगा कि 100 करोड़ की कंपनी 2500 करोड़ पहुंच रही है, और जो टॉप लाइन था वो बॉटम लाइन, टॉप लाइन से ज्यादा हो गया है, तो कोई भी इन्वेस्टर कहेगा इन्वेस्ट करिए इसके अंदर, और इसमें जो भी फायदा होगा वो सरकार का फायदा होगा अल्टीमेटली। तो ये जो सिफर का सफर है वो अनंत की ओर हो चुका है अब। ये इसका जो अगर ग्राफ अगर देखें
तो जो लर्निंग क्राफ्ट का ग्राफ है, वो लर्निंग क्राफ्ट के ग्राफ पे वो ट्रांजिशन स्टेज क्रॉस कर चुका है मेरे नज़र में आज के डेट में। तो ये 5 साल जो बेमिसाल रहे, इन पर जब नजर डालें तो क्या एहसास होता है? एक बात मैं कहना चाहूंगी, इस 5 साल को ने मुझे बहुत विनम्र बनाया, बहुत और ये देखिए, ये संयोग है कि साहित्य में मेरी वापसी और इस कंपनी में आना ये लगभग समानांतर प्रक्रिया है। और वो जो ऊर्जा मुझे मिलती है गुस्सा को तरल करने की या कंपैशन को इग्नाइट करने की, वो सारा चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक कवित्व मन है, एक साहित्य का जो सबसे सकारात्मक रूप है जो ढल करके कविताओं में निकलता है। तो नीलांबर कोलकाता एक संस्था है जिसका अध्यक्ष हूँ मैं, और ये सब कुछ अनप्लान्ड हुआ। जैसे मेरा यहाँ आना भी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं था, और नीलांबर में भी आना अनप्लान्ड हुआ। और नीलांबर के जरिए मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला, ऐसे साहित्यकारों से मिला, अशोजा शुक्ल जी, अरुण कमल, नरेश सक्सेना सर, कात्यायनी मैम या ममता कालिया मैम, देवी प्रसाद मिश्र, मैं कितने नाम का, अलका सरावगी, कितने नाम गिनाऊं, ऐसे ऐसे अद्भुत लोगों से मिला। विराट हैं जो, जिनकी काया के पास आपको जाने के बाद लगता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। वो आपको मानवता की ओर, बेहतर मनुष्य की ओर ले जाता है। तो मुझे लगता है वो सारे टूल बन करके वापस आपके अस्त्र में जुड़ जाते हैं और आप उसको मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि लीडरशिप जो है वो कंपैशन के बिना नहीं हो सकता है, और कंपैशन जो है वो कवित्व से भारी कंपैशन कहीं नहीं हो सकता है। और ये सब थ्रेड आपस में जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ ही जो मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ जो बच्चों के साथ काम करता है। एक आशीष शर्मा लड़का है जो कि 17,000 किलोमीटर चला है, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ। एक एड जस्टिस का है, ऑर्गेनाइजेशन है जो संजय भाई चलाते हैं बिहार के बच्चों के लिए खासकर, उसके साथ जुड़ा हूँ। या हावड़ा नवज्योति है, उसके साथ जुड़ा हूँ। या साई बाबा फाउंडेशन है, उसके साथ जुड़ा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ। वो सारा चीज से ऊष्मा ला करके यहाँ इकट्ठा करके इसको मैनेजमेंट टूल बना करके यहाँ पे लगाने का ही काम किया है मैंने। तो मेरा अपना तो कुछ है नहीं, यहाँ लिया वहाँ मिलाया दिया। हम सिर्फ प्रोसेसर कंप्यूटर के हैं, CPU, और ये क्रम चलता है। मुझे लगता है बेहतर मनुष्य बनना ही ध्येय है आज के डेट में।